हेलो एवरीवन, सोशलॉजी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनजातीय समाज की रीतियाँ और उनका महत्व, यूसेजेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड देयर इम्पोर्टेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़, मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टुवार्ड्स ट्राइबल सोसाइटीज़। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ट्राइबल सोसाइटी का क्या अर्थ है, इसकी डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स, मीनिंग्स, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में ये लेक्चर अपना जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं यूसेजेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड देयर इम्पोर्टेंसीज। जनजातीय समाज की रीतियाँ कौन कौन सी है और उनके क्या महत्व है। जनजातीय समाज है, उसमें धर्म और जादू टोने का बहुत अधिक महत्व है। छोटा समुदाय है, अंधविश्वास का इसमें बोलबाला है और ये यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन लगभग न के बराबर है। इसके कारण यहाँ पर मुनाफाखोरी भी नहीं है। जनजातीय समाज एक ऐसा समाज है जो कि सामूहिक कृषि पर बल देता है। निजी संपत्ति का अभाव पाया जाता है। सामूहिक कृषि करते हैं और उसके बाद जो उत्पादन होता है उसको वो सब मिल बांट कर खाते हैं। तो बहुत ही सरल समाज है। इसकी कौन कौन सी रीतियाँ और उनका क्या महत्व है उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहला है परिवार और गोत्र का महत्व। जनजातीय समाज में सामाजिक संगठन का जो दो मुख्य आधार है, वो एक है परिवार और दूसरा है गोत्र। ये दोनों सामाजिक संगठन का मुख्य आधार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समाज में, जनजातीय समाज में एकता और संगठन पैदा करते हैं। परिवार है, परिवार सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य करते हैं और परिवारों के ऊपर जो नियंत्रण है वो बड़े बुजुर्गों का होता है। बड़े बुजुर्गों की देखरेख में ये सारे कार्य होते हैं, पूरा नियंत्रण होता है। और परिवार का महत्व ये है कि जो परिवार के सदस्य है ये सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करते हैं और समाजीकरण का कार्य भी करते हैं। ये अपने मूल्यों को, परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का कार्य भी करते हैं। दूसरी तरफ गोत्र है। गोत्र वंश समूहों का योग है। एक ही वंश समूह के लोग हैं वो एक गोत्र के अंतर्गत आएंगे, तो विभिन्न वंश समूहों का योग गोत्र कहलाता है। अलग अलग, जैसे अपने आधुनिक समाज में भी जाति है, जाति के अंदर गोत्र है, तो वो गोत्र बने हुए एक वंश समूह से बने हुए हैं। तो गोत्र का क्या महत्व है। गोत्र है वो एक तो विवाह नियमों को निर्देशित करता है। इसका मतलब एक ही गोत्र के सदस्य हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि वो भाई बहन माने जाते हैं। दूसरा, गोत्र का महत्व ये है कि सामाजिक संगठन का आधार भी है, क्योंकि एक ही गोत्र को मानने वाले सभी लोग आपस में मिलजुल कर एकता की भावना से काम करते हैं, जिससे समूह या समाज में एकता और संगठन पैदा होता है। और गोत्र जो है यह, इस गोत्र को निजी जो स्वार्थ की भावना है, उस स्वार्थ की भावना की जगह सामुदायिक भावना भी समाज के अंदर ये गोत्र ये पैदा करता है। दूसरा, गोत्र एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान भी करता है। व्यक्ति को यह विश्वास रहता है कि उस पर किसी तरह की प्राकृतिक या मानवीय विपदा आती है तो गोत्र के लोग उसको सहयोग करेंगे। तो परिवार और गोत्र हैं, इनका जो सामाजिक सुरक्षा कैसे, जैसे मान लीजिए कोई अपंग हो गया या फिर किसी की डेथ हो गई या फिर किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ गई विपदा आने पर, तो गोत्र के सदस्य उसकी मदद करते हैं। तो यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, समाजीकरण का कार्य करता है। तो परिवार और गोत्र सामाजिक संगठन के दो मुख्य आधार हैं और ये दोनों समाज, जो जनजातीय समाज है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। टोटम और इसका महत्व। जनजातीय समाज है वो टोटम पर निर्भर, गोत्र के साथ साथ वो टोटम का भी पालन करते हैं। टोटम क्या होता है देखिएगा, जैसे गोत्र में क्या होता है, किसी एक वंश, जो वंश के ऊपर आधारित होता है, बिल्कुल इसी तरह से टोटम है वो टोटम कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई पशु पक्षी हो सकता है या अन्य कोई भौतिक वस्तु हो सकता है, जिसकी जनजाति के लोग पूजा आराधना करते हैं और मानते हैं कि उसका उद्गम उसी से हुआ है, तो वो टोटम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी जनजाति के लोग गाय की पूजा आराधना करते हैं और मानते हैं कि गाय है वो उसी से उनका वंश चला है, तो वो गाय उनके लिए क्या होगी, टोटम हो गई। और टोटमवाद क्या कहलाता है, टोटम से संबंधित धारणाओं, विश्वासों का जो संगठन है उसको टोटमवाद कहते हैं। मतलब टोटम के प्रति जो विश्वास है, जो धारणाएं हैं, जो पूजा अर्चना की क्रियाएं हैं, उनको टोटमवाद कहा जाता है। तो टोटम का महत्व क्या है, जो जनजातीय समाज है उसमें टोटम का बहुत अधिक महत्व है। नंबर एक, तो टोटम है वो विवाह के नियमों को निर्देशित करता है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही टोटम को मानने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन होंगे और वो आपस में शादी नहीं कर सकते।
इसका मतलब विवाह का निश्चित हो गया भी कहाँ उन्हें जीवन साथी का चुनाव करना है और कहाँ पर जीवन साथी का चुनाव नहीं करना है। मतलब एक ही टोटम को मानने वाले लोग आपस में पति पत्नी नहीं हो सकते। जैसे हमने गाय का उदाहरण लिया था, तो गाय मान लीजिए किसी का टोटम है, तो जिन जिन का टोटम गाय है वो आपस में शादी नहीं कर सकते। दूसरा, एक ही टोटम भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि एक ही टोटम को मानने वाले व्यक्ति पर यदि कोई विपदा आती है तो उसके जो दूसरे सदस्य हैं जो कि टोटम के अनुसार भाई बहन हुए उसकी मदद करते हैं। एक और टोटम है, ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित भी करता है। व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित इसलिए करता है क्योंकि टोटम के अनुसार जो पूजा अर्चना के नियम है या टोटम के अनुसार जो सामाजिक मूल्य निर्धारित किए गए व्यक्ति उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, तो टोटम व्यक्ति के लिए सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। दूसरा, ये भाईचारे की भावना भी पनपाता है, क्योंकि एक ही टोटम को मानने वाले सभी लोग या व्यक्ति आपस में भाई बहन होंगे तो वो सामुदायिक भावना से मिलकर काम करेंगे, एकता की भावना से काम करेंगे। तो टोटम है वो सामुदायिक और एकता की भावना में भी सहयोगी है। धर्म और जादू टोनों का अत्यधिक महत्व है। जो जनजातीय समाज है उसमें धर्म और जादू टोनों का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक चीज़ है वो धर्म से जुड़ी हुई है। ये आत्मावाद, जीवित सत्तावाद, टोटमवाद, प्रकृतिवाद, इन सब में विश्वास करते हैं। इसके साथ साथ वो किसी भी जैसे आत्मा प्रेत आत्मा की वो सेवा भी करते हैं। आत्माओं को खुश करने के लिए पूजा अर्चना भी वो करते हैं। जादू टोनों में वो एक्सपर्ट है। इसके साथ साथ चाँद, सूर्य, तारे, नक्षत्र, प्रकृति की भी वो पूजा करते हैं। जादू टोनों का इसमें क्या महत्व है भी, महामारी को रोकने के लिए, वर्षा लाने के लिए, इलाज करने के लिए, शत्रु से बदला लेने के लिए, युद्ध में जीतने के लिए आदि सब जगह पर जादू टोनों का प्रयोग किया जाता है। ये जड़ी बूटियों में भी ये विशेषज्ञ है, ये मानते हैं कि किसी विशेष जड़ी बूटी को हाथ पांव पर बांधने से विभिन्न रोगों से भी छुटकारा मिलता है। किसी पक्षी के पंख शरीर पर बांधने से युद्ध में विजय हासिल होती है। इसके साथ साथ किसी विशेष झरने का पानी एक जगह पर छिड़कने से वहाँ पर चुड़ैल या भूत प्रेत का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। इस तरह की बातें ये मानते हैं। इसके अलावा जादू टोना करने में ये विशेषज्ञ होते हैं। जो विशेष जादू टोने का काम करते हैं वो दूसरों को ताबीज़ भी देते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं और दूसरे झाड़ फूँक भी करते हैं, टोने टोटके भी वो करते हैं। तो ये प्रत्येक जो समाज का प्रत्येक जो पक्ष है, चाहे वो किसी तरह की सामाजिक विपदा हो, प्राकृतिक विपदा हो, उन सब के लिए वो समाधान वो जादू टोनों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो जनजातीय समाज में धर्म का बोलबाला है, आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं वो, जादू टोनों में उसका बहुत विश्वास है। कुछ लोग जनजातीय समुदाय के लोग जादू टोनों में एक्सपर्ट भी है और वो जैसे उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है, उस थारू जनजाति की महिलाएं जादू टोना करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं। तो जादू टोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान वो करते हैं। अगला पॉइंट आप देखिएगा, कानून, न्याय और सरकार का परंपरागत आधार। अब देखिए जो जनजातीय समाज है उसमें कानून, न्याय और सरकार का जो सिस्टम है वो परंपरागत सिस्टम है। आधुनिक जो समाज है उस जैसा सिस्टम वहाँ पर नहीं है। इनके खुद के बनाए हुए कानून और नियम है और जैसे आधुनिक सभ्य समाज में संविधान के तहत कानून है, न्याय के लिए कोर्ट, पुलिस आदि की व्यवस्था की गई है। एक विशेष सरकार होती है जो तानाशाही हो, चाहे वो चयनित हो, चाहे राजशाही हो, इस तरह की सरकार होती है। परंतु जनजातीय समाज में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके खुद के बनाए हुए कानून होते हैं। जनजातीय समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही न्याय किया जाता है। यहाँ पर जैसे को तैसा न्याय प्रणाली कार्यरत है। जैसे को तैसा का मतलब यदि व्यक्ति ने किसी के विरुद्ध जैसा अपराध किया है उसको वैसा ही न्याय दिया जाएगा। यदि किसी ने मारा है तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा, मारपीट की है तो उसके साथ मारपीट की जाएगी, चोरी की है तो हाथ काट दिए जाएंगे। मतलब जैसा व्यक्ति ने दंड किया, जो अपराध किया है उसके अनुसार ही उसको सज़ा दी जाएगी। और ये सज़ा देने का कार्यकर्ता कौन है? ये जो संगठन है उसके मुखिया करते हैं या परिवार का मुखिया के द्वारा ये किया जाएगा। अब सरकार यहाँ पर आधुनिक सभ्य समाजों की सरकार की तरह सरकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मुखिया है वो जनजातीय लोगों के द्वारा अपने में से एक को मुखिया चुना जाता है और फिर वो मुखिया का जो पद है वो परंपरागत होता है, वो वंशानुक्रम होता है, वो वंश के अनुसार चलता रहता है। अब जो जनजातीय समुदाय है उसमें कानूनों का निर्धारण कैसे होगा? इसमें कानूनों का निर्धारण रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, आचार व्यवहार और नातेदारी आदि के माध्यम से कानूनों का निर्माण
किया जाता है। तो ये जनजातीय समाज के अंदर कानून, न्याय और सरकार का परंपरागत आधार है, आधुनिक आधार नहीं है। इसके पश्चात है सूक्ष्म श्रम विभाजन में विशेषीकरण का अभाव। जनजातीय समाज की एक रीति ये भी है कि यहाँ पर श्रम विभाजन है वो सूक्ष्म है, नाम मात्र का श्रम विभाजन है, और श्रम विभाजन में विशेषीकरण भी नहीं है। कुछ एक क्षेत्र को छोड़कर विशेषीकरण नहीं है। जैसे हमने कहा था थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के नैनीताल के अंदर महिलाएं विशेषज्ञ जादू टोनों में, तो उसको छोड़कर बाकी श्रम विभाजन में विशेषीकरण नहीं है। यहाँ पर श्रम विभाजन जो है वो लिंग के आधार पर है। महिलाएं घरेलू कार्य में, बच्चों के पालन पोषण में, देखभाल के अंदर कार्य करेगी, जबकि पुरुष है वो बाहर शिकार करने या कृषि का कार्य करेंगे। परंतु इसके साथ साथ महिलाएं हैं वो खेती के काम में भी, टोकरी बनाने, रस्सी बंटने में या फिर अन्य कार्यों में पुरुषों की मदद भी करती है। लेकिन शिकार का कार्य है, युद्ध का कार्य है, खेत जोतने का काम है, ये काम केवल पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर श्रम विभाजन नाममात्र का है। विवाह तथा यौन संबंधी नियमों व निषेधों में उदारता। अब जनजातीय समाज में एक खास बात यह है कि यहाँ पर यौन संबंधों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर शादी से पूर्व यौन संबंध और शादी के पश्चात अतिरिक्त यौन संबंध भी स्वीकार्य है। मतलब यौन संबंध यहाँ पर इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं है। दूसरा, विवाह जो है, विवाह केवल अपनी जो पिता पुत्री के साथ, पुत्र माता के साथ और सगे भाई बहनों के बीच में विवाह निषेध है। बाकी मेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन और शाली विवाह, ये जो विवाह ये बड़ी खुशी से यहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर समूह विवाह भी पाया जाता है, बहुपति विवाह भी पाया जाता है, बहुपत्नी विवाह भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो यौन संबंधों की इतनी स्वतंत्रता है कि कुछ एक जनजातियों में युवा गृह बनाए गए हैं, फिर रात्रि में लड़के और लड़कियाँ रहने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। तो विवाह तथा यौन संबंधी नियमों में यहाँ पर बहुत अधिक उदारता है, ढील है, छूट है। क्रमबद्ध साहित्य, कला, विज्ञान आदि का अभाव। जो जनजातीय समाज है, चूँकि जो जनजातीय समाज है वहाँ निरक्षरता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है। शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं, इसका मतलब वहाँ पर लिपि नहीं है। लिपि नहीं है तो उनका साहित्य नहीं लिखा गया है। तो उनका साहित्य की जगह वो पौराणिक कथाएँ या फिर लोक कथाओं का प्रचलन वहाँ पर है। कला के क्षेत्र में चित्रकला यहाँ पर बहुत सरल है। प्रकृति या पशुओं के चित्रों तक ही सीमित, प्रकृति, पशुओं या फिर देवी देवताओं के चित्रों तक ही यहाँ की चित्रकला सीमित है। जनजाति के जो लोग हैं वो गणित, नक्षत्र, ऋतु संबंधी ज्ञान भी रखता है। जड़ी बूटियों में भी बहुत एक्सपर्ट है। परंतु विज्ञान का प्रचार प्रसार का यहाँ पर पूर्णतः अभाव पाया जाता है। यहाँ पर अंधविश्वास का बोलबाला है, धर्म और जादू टोनों का बोलबाला है। विज्ञान या तर्क का यहाँ पर कोई अधिक प्रभाव नहीं है। मुद्रा व मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति का अभाव। जनजातीय समाज जो है वो वहाँ पर मुद्रा का प्रचलन लगभग न के बराबर है। यहाँ पर वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम यहाँ पर काम करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली काम करती है। भी जैसे वस्तु विनिमय का तात्पर्य ये है, मान लो मुझे गेहूँ की ज़रूरत है और मेरे पास बाजरा है, और दूसरे व्यक्ति के पास गेहूं है और उसे बाजरे की ज़रूरत है, तो मैं उसे बाजरा दूंगा, वो मुझे गेहूं देगा। तो इसका मतलब वस्तु विनिमय पद्धति। या मैंने किसी के खेत में काम करवाया तो उसके बदले या तो अनाज दे दिया जाएगा या फिर वो ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे खेत में काम करवा देगा। इसका मतलब यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली है। और यहाँ पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली है तो मुनाफाखोरी लगभग न के बराबर है। मतलब ये नहीं देखा जाता भी उसकी वस्तु कम कीमत की है, मेरी वस्तु ज़्यादा कीमत की है। मतलब वहाँ पर सामुदायिक भावना है, मुनाफाखोरी नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, सहकारी खेती है जिसमें वो एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से प्रत्येक कार्य करते हैं और जो लाभ होता है उसको आपस में वो बांट लेते हैं। तो ये थी यहाँ पर नातेदारी और जो जनजातीय समाज है उनकी रीतियाँ और उनका महत्व। आगे चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। जनजातीय समाज है उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। जनजातीय समाज को परमानेंट और एक्वायर्ड, स्थायी और अर्जित विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनजातीय समाज है उसमें स्थायी और अर्जित विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जनजातियों का स्थायी विशेषक और जनजातियों का अर्जित विशेषक। अब देखिए जो स्थायी विशेषक है ये इनकी स्थायी विशेषता है और अर्जित विशेषक है ये इन्होंने अर्जित की है। तो जनजातीय समाज को स्थायी और अर्जित विशेषताओं के आधार पर दो भागों में, जनजातियों का स्थायी विशेषक और जनजातियों का अर्जित विशेषक। परमानेंट ट्रेट्स ऑफ ट्राइब्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ ट्राइब्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़।
अब जनजातियों का स्थायी विशेषक के बारे में पहले देखते हैं। तो जनजातियों का जो स्थायी विशेषक है वो क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन और पर्यावरणीय प्रवेश के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि ये चीज़ें परिवर्तनशील नहीं है, ये स्थायी है। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र। भारत में जो जनजातियाँ हैं वो बिखरी हुई है। बिखरी हुई होने का मतलब कुछ एक क्षेत्र तो ऐसे जहाँ पर जनजातियाँ बहुत अधिक है, जैसे मध्य भारत के अंदर आधे से अधिक जनसंख्या है, जनजातीय लोगों की जनसंख्या है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जनसंख्या नाम मात्र की है। तो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है वो मध्य भारत है। जनजातीय आबादी का लगभग 85% भाग, 85% भाग तो मध्य भारत के अंदर ही है। और जनजातीय जो 85% भाग मध्य भारत में हो गया, और शेष जो भाग है उसमें से 15% भाग है जनजातीय जनसंख्या के शेष 15% भाग जो बच गया, उसमें से 11% भाग तो उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में है, और शेष 4% वह अन्य स्थानों के ऊपर है। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि 85% भाग तो मध्य भारत में और 11% भाग उत्तरी पूर्वी राज्यों में और 4% भाग अन्य क्षेत्र में। इसका मतलब इसका वितरण असमान है। इसके पश्चात आगे चलते हैं हम। जनजातीय भाषाई समूह, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है भी, डॉक्टर एन मजूमदार ने जनजातीय भाषाई समूह को कितने भागों में बांटा है, भाषाई परिवार कितने हैं? तो भाषाई परिवार 4 है। द्रविड़ भाषाई परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार, तिब्बत चीनी भाषाई परिवार और इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार। तो अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो द्रविड़ भाषाई परिवार वो परिवार है जो द्रविड़ भाषा से संबंधित है, द्रविड़ भाषा जिनमें बोली जाती है। इस भाषा की दृष्टि से गोंड, कंद, उरांव, टोडा आदि जनजातियां इस भाषाई परिवार के अंतर्गत आती है। जैसे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में गोंडी भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में खोंड, बिहार तथा उड़ीसा में करूं तथा उरांव आदि भाषाएं बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार मध्य तथा पूर्वी भारत की कोल तथा मुंडा भाषाएं हैं। असम की खासी और निकोबार की निकोबारी भाषा इस भाषाई परिवार के समूह है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इनको मेमोराइज भी आपको करना पड़ेगा। तिब्बती चीनी भाषाई परिवार, तिब्बती चीनी भाषाई परिवार हिमालय की तलहटी और असम की अधिकांश जनजातियां तिब्बती चीनी भाषा का प्रयोग करती है, ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ साथ हिमालय के क्षेत्रों, नेपाल, दार्जिलिंग, तिब्बती बर्मा आदि क्षेत्र में भी तिब्बती चीनी भाषा बोली जाती है। और इसका अंतिम है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। जनजातीय भाषाई समूह के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में वो जनजाति हेजोंग और झेलो नामक 2 जनजातियां इन भाषा का प्रयोग करती है। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में हेजोंग और झेलो जनजातियाँ। इसके बाद देखिए जनजातीय भाषाई समूह के बारे में हमने पढ़ा, 4 प्रकार है। द्रविड़ भाषाई परिवार द्रविड़ भाषा से संबंधित है, इसमें विशेषकर गोंड, कंद, उरांव, माल्टो, टोडा जनजातियाँ इसी भाषा परिवार के सदस्य हैं। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे इसके अंदर कोल, मुंडा भाषाएं हो गई, असम में खासी और निकोबार में निकोबारी भाषा हो गई। तिब्बती चीनी भाषाएं जो तिब्बती चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर हिमालय की तलहटी हो गई, नेपाल का क्षेत्र हो गया, दार्जिलिंग, तिब्बती बर्मा का क्षेत्र हो गया। इंडो यूरोपियन भाषाई, इसके अंदर केवल 2 ही जनजातियाँ इसमें शामिल की गई हैं, वह है जोंग और झेलो जनजातियाँ, ये इसी भाषा को बोलने वाली जनजातियाँ हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं, देखिए पहला हमने किया जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र, इसका परमानेंट ट्रेड्स ऑफ ट्राइब में, दूसरा हमने किया जनजातीय भाषाई समूह, और तीसरा है प्रजातीय समूह, प्रजातीय भिन्नता। प्रजातीय भिन्नता का मतलब ये हो गया ये भी स्थायी ट्रेड्स है, क्योंकि भाषाएं देखिए स्थायी है, नहीं छोड़ सकते, भाषाएं नहीं बदली जा सकती, वो वही भाषाएं उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते हैं। प्रजातीय विभिन्नता का मतलब हो गया उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अलग अलग है। जैसे कुछ जनजाति के लोग चौड़े, उनका माथा चौड़ा मिलेगा, कुछ एक जनजातियों के कान बड़े मिलेंगे, कुछ एक का नाक बड़ा मिलेगा, होठ बड़े मिलेंगे, कुछ एक के कद काठी मजबूत मिलेगी, कुछ एक कद में नाटे मिलेंगे। इस हिसाब से शारीरिक गठन के आधार पर उनमें भिन्नता है। तो इन शारीरिक प्रजातीय भिन्नता में के आधार पर इनको द्राविडियन, मंगोलोड, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलियाइड आदि प्रजातियों में बांटा गया है। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से बड़ी भिन्नता है। इसका तात्पर्य ये हो गया, मध्य भारत में जैसे हमने पहले बताया था, मध्य भारत में तो करोड़ों की जनसंख्या निवास करती है, जबकि अन्य जगह पर जनजातियों की संख्या बहुत कम है। इसके जनसंख्या का आकार है वो जनजातीय लोगों का जो
जनसंख्या अन्य स्थानों पर बहुत कम है। भारत में प्रमुख जनजातियां मुंडा, उरांव, गोंड, भील, मीणा, बोडो आदि जनजातियां प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये जो पहला हमने किया था इसके स्थायी ट्रेड्स, आपको इसमें ध्यान रखना है। स्थायी ट्रेड्स है वो क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन व पर्यावरणीय परिवेश के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र, ये क्षेत्र के आधार पर हो गया। भाषाई समूह भाषा के आधार पर हो गया। प्रजातीय भिन्नता शारीरिक गठन के आधार पर हो गया। और पर्यावरणीय परिवेश हो गया जनसंख्या के आधार पर भी। जनसंख्या किस किस पर्यावरण में रह रही है, कौन सी रह रही है। तो जनजातियों का स्थायी विशेषज्ञ है, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र, जनजातीय भाषाई समूह, ये डॉक्टर मजूमदार ने 4 प्रकार के बताए हैं। द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियन, तिब्बती चीनी और इंडो यूरोपियन। प्रजातीय भिन्नता और जनसंख्या का आकार। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। जनजातियों का अर्जित विशेषज्ञ। अर्जित का मतलब जो उन्होंने खुद अर्जित किया है। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि भारत में जो जनजातियां हैं वो कहाँ पर, बड़े ही दुर्गम स्थानों में, घने जंगलों में, पर्वतों में, पठारों में, इन जगह पर रहती है। तो उनका जीवन यापन का तरीका है वो अलग है, अलग तरह का जीवन यापन का तरीका है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जनजातियों में जीवन यापन के साधन। जनजातियों में जीवन यापन के साधन में पहला शामिल किया शिकार करना व मछली पकड़ना। जनजातियां हैं वो खाद्य सामग्री, एक जंगलों से ही वो अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कंदमूल, जड़ी बूटियाँ या फिर फल फ्रूट एकत्रित करती हैं। इसके साथ साथ वो शिकार भी करते हैं, शिकार करना और मछली पकड़ने का कार्य भी वो करते हैं। ये इस तरह के व्यवसाय उनके द्वारा किए जाते हैं। इसके पश्चात दूसरा है कृषि। अब पशुपालन के साथ साथ जो जनजातीय समुदायों के लोग हैं वो कृषि कार्य भी करने लगे हैं। कृषि कार्य जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो गया है। इसके साथ साथ वो लघु और कुटीर उद्योगों जैसे कार्य भी करते हैं, जैसे कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जूते बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना आदि कार्य भी वो करते हैं। तो इसका मतलब शिकार करना और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, कृषि कार्य भी करते हैं। कृषि कार्य के साथ साथ अन्य जो छोटे छोटे कार्य भी वो करते हैं। शिल्प कला व घरेलू उद्योग। जो भारत में जो जनजातियां हैं वो शिल्प कला और लघु या घरेलू उद्योग धंधे में भी निपुण है। इसका मतलब शिल्प कला का तात्पर्य ये हुआ कि वो हाथों से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे घरेलू टोकरियां बनाना, सूत काटना, रस्सी बंटना, चटाई बनाना, दरी खेस बनाना। तो इस तरह के कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिक। जब औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, तो जनजातीय क्षेत्रों के आसपास जो उद्योग स्थापित हुए वहाँ पर जनजाति के लोग भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वहाँ जाकर औद्योगिक श्रमिक वो बन गए। जैसे संथाल और गोंड जनजाति असम के चाय के बागानों में काम करते हैं। बिहार के लोहा उद्योग में संताल एवं हो जनजाति कार्य करती है। तो ये जनजातियों के जीवन यापन के साधन थे। उसके 4 पार्ट्स जीवन यापन के साधन के हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि कार्य भी करते हैं। इसके साथ साथ शिल्प कला का मतलब हाथों से वो दूसरे कार्य, सूत काटना, रस्सियाँ बंटना, दरियाँ बनाना, खेस बनाना, टोकरियाँ बनाना आदि कार्य भी वो करते हैं। औद्योगिक श्रमिक कुछ जनजातीय लोग हैं उद्योगों में भी काम करने लगे। तो ये इनके जीवन यापन का तरीका रहा। अर्जित विशेषज्ञों में हम दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो जनजातियों का हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना। अधिकतर जनजातियाँ, ज़्यादातर जनजातियाँ हैं वो हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ी। अर्जित का मतलब ये अर्जित उन्होंने खुद किया है, हिंदू समाज से जुड़ी, क्योंकि हिंदू समाज में उन्हें पूरा मान सम्मान मिला, उनको पूरे अधिकार मिले और इसके साथ साथ जो भेदभाव थे वो भी कम हुए और उन्हें रोज़गार और हर क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर समृद्धि मिली। देखिए जैसे झारखंड के अंदर जो जनजाति समुदाय के लोग व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री तक बना। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनजातीय समाज है उन्होंने हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना पसंद किया और उस मुख्य धारा से वो जुड़े। तो इसके बाद इसको दोबारा आप देखिएगा, जनजातीय समाजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, जिसको परमानेंट और एक्वायर्ड ट्रेड्स के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जनजातियों का स्थायी विशेषज्ञ और जनजातियों का अर्जित विशेषज्ञ। जनजातियों का स्थायी विशेषज्ञ, उनकी स्थायी विशेषज्ञ का मतलब स्थायी विशेषता के आधार पर वो क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन व पर्यावरण परिवेश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र, जनजातीय भाषाई समूह, प्रजातीय भिन्नता और जनसंख्या का आकार। इसी तरह से जनजातियों का अर्जित विशेषज्ञ, उसको 2 भागों में बांटा गया। जनजातियों में जीवन यापन के साधन और जनजातियों का हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना।
तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बना आपका जनजातियों समाजों का वर्गीकरण। इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने तरीके से। इसके पश्चात मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्राइबल सोसाइटीज़। जो ट्राइबल सोसाइटी है वो उसके प्रति लोगों का नज़रिया क्या है, लोगों का दृष्टिकोण क्या है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्राइबल सोसाइटी, तो इसमें हमने पढ़ा जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजी शासन था, उस शासन के अंदर जो जनजातीय समाज है उसको एकदम से कटा हुआ साबित किया गया था। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जनजातीय समाज उस समय में भी जनजातीय जो समाज था उसको साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों आदि से बचाने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उन पर बहुत ही दमन करते थे, अत्याचार करते थे। अंग्रेज उन्होंने भी उनको जनजातीय लोगों को वनों से खदेड़ा, उनके प्रति विरुद्ध नियम बनाए, उन पर बहुत सारे जुल्म ढे, अत्याचार उनके ऊपर किए थे। उसके पश्चात जब 1940 के दशक में एक आंदोलन चला पृथकीकरण बनाम एकीकरण, इसमें दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा तो ये मानती थी कि जनजातीय समाज एकदम से अलग है, और एक विचारधारा ये मानती थी कि ये जनजातीय समाज अलग नहीं है बल्कि ये पिछड़े हुए हिंदू है। एक विचारधारा जो अलग मानती थी वो ये कहती थी कि जनजातीय समाज अलग है, पृथकीकरण का मतलब वो पृथक है, आइसोलेटेड है वो पूरे समाज से, उसको बचाना है। किससे? व्यापारियों से, साहूकारों से, हिंदू और ईसाई मिशनरियों से उनको बचाना है। और दूसरी जनजाति ये कहते थे कि ये तो केवल पिछड़े हुए हिंदू है, इसीलिए उनको जो पिछड़े हुए इनको आगे लाने के लिए कार्य करना चाहिए। ये अलग नहीं है, पृथक नहीं है, बल्कि एक हिंदू समाज का ये एक हिस्सा है। परंतु जो भी रहा, इन दोनों पृथकीकरण और एकीकरण का जो मूवमेंट चला, इस दोनों का लाभ ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक योजनाएं बनाई जनजातीय समाज को आगे लाने के लिए। उन्होंने जनजातीय विकास, जनजातीय उप योजनाएं, जनजातीय कल्याण खंड, जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय योजनाएं लागू की, जिससे जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को लाभ हुआ और वो आगे बढ़े। परंतु कहीं न कहीं उनकी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को नज़रअंदाज भी इसमें किया गया। इसके पश्चात दूसरा आता है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। भी राष्ट्र का विकास हुआ, क्योंकि जनजातियां कहाँ पर रहती है? वनों के अंदर रहती है। जनजातियां वनों के अंदर रहती है, जनजातियां पर्वतों पहाड़ों पर रहती है, और वो खाद्य संपदा में संपन्न क्षेत्र है। तो सरकार ने वहाँ पर खुदाई खनन का कार्य शुरू किया, वहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए गए, वन बिजली परियोजनाओं की वहाँ पर शुरुआत की गई, उद्योग धंधे स्थापित किए गए। तो इससे राष्ट्र का विकास तो हुआ, परंतु जनजातियों का कितना विकास हुआ? तो इसमें हम यही चीज़ जानेंगे, जनजातियों का राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। पहला पॉइंट हम करते हैं जनजातियों का उनके श्रम का लाभ नहीं मिलना। देखिए, जनजातीय जब वन क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए गए, फैक्ट्रियाँ बनाई गई, खनन कार्य शुरू किया गया। परंतु वो जो कार्य शुरू किया गया था वहाँ पर लेबर किसकी थी? श्रमिक कौन थे? श्रमिक वहाँ पर जनजाति के लोग थे। उन्होंने वहाँ पर जी तोड़ मेहनत की और इस कार्य को सफल किया, मतलब कठिन से कठिन कार्य को भी उन्होंने अपनी मेहनत से सफल किया, परंतु उस मेहनत का उन्हें परिणाम नहीं मिला। भी जैसे खनन का कार्य किया तो खनन उन्होंने तो केवल श्रम के बदले मजदूरी ही मिली, बल्कि वहाँ पर जो योजनाएं थी उनका लाभ उनको नहीं मिला। जैसे बिजली परियोजनाएं वहाँ पर शुरू की गई, परंतु बिजली का लाभ तो शेष समाज को मिला, उनको मिला ही नहीं। इससे भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। दूसरा था वन क्षेत्रों के विनाश का जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। जनजातीय लोग वनों के अंदर कृषि करते थे, सामूहिक कृषि करते थे, निजी संपत्ति नहीं थी, जो उत्पादन होता था उसको मिल बांट कर खाते थे। परंतु गवर्नमेंट ने विभिन्न योजनाओं के लिए, बांध बनाने के लिए, पन बिजली योजनाओं के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए उन वनों का विनाश किया, उन वनों को काट डाला। इससे जो जनजातीय समुदाय था, उन जनजातीय समुदाय के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वो दर दर भटकने को मजबूत हो गए। इससे भी उनके आत्मसम्मान को बुरा प्रभाव पड़ा और वो राष्ट्रीय विकास के मुकाबले में जनजातियों का विकास नहीं हो पाया और वो पिछड़ते चले गए, सरकार द्वारा उपेक्षित। तीसरा इसका प्रभाव ये रहा कि जनजातीय समाज है वो पूरी तरह से सरकार द्वारा उपेक्षित रहा। इतने बड़े बड़े बांध, इतने बड़े बड़े उद्योग, इतनी अच्छी अच्छी परियोजनाएं चलाई गई, जिसमें श्रमिक का काम, भूमिका जनजातीय लोगों ने निभाई, परंतु उन जनजातीय लोगों को उन योजनाओं का न तो लाभ मिला, न ही उनको उचित मुआवजा दिया गया,
न ही उनका पुनर्वासित किया गया, मतलब उनको अन्य जगह पर ले जाकर बसाया गया। इससे वो दर दर भटकने के लिए और रोज़गार छिन जाने के लिए हर तरह से वो पीड़ित हुए और सरकार के द्वारा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो राष्ट्रीय विकास तो हुआ, परंतु जनजातीय विकास होने की बजाय वो पिछड़ते गए। इसके पश्चात समकालीन जनजातीय पहचान, ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे। तो इसका मतलब ये होगा आज के समय में जनजातीय लोगों की पहचान कैसी है। देखिए, जनजातीय लोगों का मुख्य धारा में एकीकरण करने के लिए प्रयास किया गया, सरकार के द्वारा भी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी, परंतु वो जो प्रयास किया गया वो ज़बरदस्ती किया गया था, बलात्पूर्वक किया गया था, उनको विश्वास में लेकर नहीं किया गया था। इसीलिए जो जनजाति के लोग थे, उन जनजाति के लोगों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठाए, उनके विरुद्ध हिंसक आंदोलन भी शुरू कर दिया। और हिंसक आंदोलन शुरू किया गया तो उनकी पहचान कैसे बनी? उनकी पहचान एक आतंकवादी के रूप में बनी, उनकी पहचान एक हिंसक प्रजाति के रूप में बनी, जो कि ठीक नहीं थी। इसके पश्चात अगला, जनजातीय संस्कृति अखंडता बनाम मुख्य धारा में एकीकरण। अब जनजातीय संस्कृति की अखंडता बनाम मुख्य धारा, जब मुख्य धारा में जनजातीय समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया तो क्या जनजातीय लोग हैं वो अपनी संस्कृति को अखंड बनाए रखे, उनकी संस्कृति का खंडन नहीं हुआ। तो हम इसमें देखने को मिला कि आज का जो परिवर्तनशील समाज है, जिसमें सभी संस्कृतियां आपस में मिक्सअप हो रही है, तो जब जनजातीय समाज है उसका एकीकरण मुख्य धारा में करने की कोशिश की गई या एकीकरण हुआ, तो वो अपनी अखंडता को नहीं बनाए रख सके, वो अपने सांस्कृतिक एकता की रक्षा नहीं कर पाए। हालांकि कुछ एक जनजाति है जो इस मतलब अपनी जो अखंडता है उसको बनाए रखने में सफल रही है अभी तक। जैसे उत्तरांचल की थारू जनजाति है, वो आज भी अपनी परंपरागत, जैसे भाट जनजाति के लोग हैं वो भी अपनी परंपरागत तरीके से रहते हैं। तो इन्होंने अपनी कुछ एक जनजातियों ने अपनी अखंडता को बनाए रखा है, लेकिन ज़्यादातर जनजातियाँ हैं वो उनकी संस्कृति अखंडता विघटित हुई है। इसके साथ साथ जो एकीकरण है, जनजातीय लोगों का मुख्य धारा में एकीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और गैर सरकारी संगठन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनजातियों की अपनी समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याओं से जूझ रही है, और ज्यों-ज्यों उन समस्याओं का समाधान हो रहा है उनकी राष्ट्रीय जीवन में भागीदारी भी बढ़ती जा रही है, देश के में वो योगदान उनका बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा संचालित की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिलने लगा है, इससे वो शिक्षित हुई है, वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय हुआ है। राजनीतिक और निर्वाचित या पंचायती राज संस्थाओं में वो बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी है, जिससे उनका मुख्य धारा में भी एकीकरण हो रहा है। तो ये जो पॉइंट थे ये थे जनजातीय समाजों के प्रति मुख्य धारा में समाजों का दृष्टिकोण। तो इसके हमने 4 पॉइंटों में आपको करना है: पृथकीकरण बनाम एकीकरण, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, समकालीन जनजातीय पहचान, जनजातीय संस्कृति की अखंडता बनाम मुख्य धारा में एकीकरण। क्वेश्चन ये पूछा जाए, मान लीजिए कि जनजातीय समाज के एकीकरण में क्या समस्या आती है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे छोटे क्वेश्चन में? एक तो उनकी खुद की समस्याएं हैं, दूसरा सरकार के द्वारा उनको ज़बरदस्ती एकीकरण करने का प्रयास किया जाता है, तीसरा वो अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके एकीकरण में बाधा आती है। सेल्फ असेसमेंट सेशन के अंतर्गत हम करते हैं कि जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, जनजातीय समाज की रीतियाँ व महत्व को विस्तार से समझाएं। जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ के बारे में हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, जनजातीय समाज की रीतियाँ व महत्व को विस्तार से बताएंगे, जो हमने बताया 16 नंबर का क्वेश्चन। जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, जनजातीय समाजों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन। जनजातीय समाजों के प्रति मुख्य धारा के समाजों के दृष्टिकोण पर एक निबंध लिखो, 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है, जनजातीय समाज पर एक नोट लिखें। तो जो चीज़ें आपको इसके अंदर आती है वो आप उसमें लिख सकते हैं। जनजातीय समाज के स्थायी विशेषक कौन से हैं, जो हमने 4 बताए थे। जनजातीय समाज के अर्जित विशेषक कौन से हैं, जो हमने 2 बताए थे। जनजातियों के भाषाई परिवारों को बताए, जैसे मजूमदार ने 4 बताए थे, वो नाम लिखने हैं आपको। जनजातीय एकीकरण की समस्या कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आप सभी को करके देखने हैं। कोई भी समस्या आपको इसके अंदर आए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या फिर पर्सनल नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डॉक्टर मजूमदार ने कितने प्रकार के भाषाई परिवारों का वर्णन किया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।